किस्मत से मिखम तुम चैप्टर 129 राहुल वैद्स प्रिया। 3 साल बाद भाग्य अपनी गाड़ी एक सड़क के किनारे खड़ी करता है और उस पर टेक लगाते हुए सामने गुस्से में घूर रहा था। भाग्य आंखों से चश्मे को हटाते हुए थोड़ा गुस्से और शक्ति के भाव से कहता है, श्री यह चौथी प्लेट है और यह कुछ ज्यादा ही हो रहा है। श्री ने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए, भाग्य आप मेरे खाने पीने का हिसाब रख रहे हैं। भाग्य ने काश की आंखें बंद करते हुए कहा, मैं तुम्हारे खाने पीने का हिसाब नहीं रख रहा श्री, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम ये चौथी प्लेट चाट खा रही हो। तुम्हें पता है ना अभी तुम्हारा इतना मसालेदार खाना ठीक नहीं है। श्री ने मायूसी के साथ कहा, अरे आप मुझे क्यों डांट रहे हैं, मैं थोड़ी ना कुछ किया है। मैं थोड़ी ना खा रही हूँ चौथी प्लेट चाट, वह तो आपका बेटा खा रहा है। ऐसा कहते हुए श्री अपना एक हाथ अपने पेट पर रखती है जो कि थोड़ा सा बाहर आ रखा था। श्री इस समय 6 मंथ प्रेग्नेंट थी। भाग्य और श्री इस वक्त अपने दूसरे बच्चे की दुनिया में आने का इंतजार कर रहे थे। भाग्य ने जल्दी से पैसे निकालकर उस स्टॉल वाले को दिया। स्टॉल वाले ने भाग्य को देखकर कहा, साहब 50 रुपए हुए हैं। ये तो 500 का नोट है, मेरे पास छुट्टा नहीं है। भाग्य ने कहा, रख लो। श्री ने बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहा, फ्लश्ड रख लो। ऐसे कैसे रख लो, अरे मजाक है क्या, ऐसे कैसे 500 रुपए दे दूं? 50 रुपए के लिए चलो 450 रुपए वापस दो। मैडम मैंने कहा ना मेरे पास छुट्टी नहीं है। श्री ने कहा, अगर छुट्टा नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं कह रही हूं मेरे 450 वापस दो। भाग्य ने अपना सर पीट लिया। कहाँ उसकी कंपनी टॉप एक ब्रांड वॉच कलेक्शन में आती थी और उसकी वॉच की डिमांड्स 1 साल पहले से एडवांस बुकिंग में चलती थी। उसका टर्नओवर ट्रिलियन में आता था, लेकिन उसकी बीवी की कंजूसी अभी भी वैसी की वैसी ही थी। टंग आउट। स्टॉल वाले ने चुपचाप अपनी जेब से पैसे निकालते हुए श्री की तरह बढ़ा दिए तो श्री ने वह पैसे झटकते हुए कहा, आप कहाँ से आ गए खुले पैसे? मैं जानती नहीं हूँ तुम लोगों को। झूठ बोलते हो, दिन के 5 से 10 हजार तो तुम लोग ही कमाते हो और उसके बाद कहते हो खुला नहीं है। ये सब बहाने हैं ज्यादा पैसे लेने की। भाग्य श्री का हाथ पकड़ते हुए उसे गाड़ी में ले जाता है और उसे सीट पर बैठे हुए को ड्राइविंग सीट पर बैठता। श्री बैठते हुए कहती है, भाग्य क्या कर रहे हैं, इस तरीके से गुस्सा मत कीजिए, हमारा बेटा डर जाएगा। भाग्य, सबसे पहली बात ये तुम बच्चे के नाम पर मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो। और तुम्हें कैसे पता बेटा ही होगा, मुझे एक और बेटी चाहिए। श्री ने मुंह बनाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं एक और बेटी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। एक वो महारानी है जो सारे दिन पापा पापा करती रहती है, पापा की परी। जब भी कोई बात होती है तुम बाप बेटी एक हो जाते हो और मुझे घर के किसी एक कोने में रख देते हो। इसलिए मुझे बेटा चाहिए जो मेरी तरफ हो, जैसे सुभाश्री है ना अपने पापा की जूही, वैसे भी मुझे माँ का परा चाहिए। माँ का परा ये सुनते ही भाग्य हंस पड़ा। उसने हंसते हुए ड्राइविंग की और श्री से कहा, मैं तो ये सोच रहा हूँ तुम ऐसी हो, पता नहीं आने वाला बच्चा कैसा ही होगा। भाग्य और श्री वापस जयदेव मैंशन की तरफ जा रहे थे, तभी श्री का फोन बजता है। श्री फोन निकालकर देखती है तो प्रिया की कॉल थी। वह फोन उठाती और स्पीकर पर रखते हुए कहती है, हाँ बोल, क्या हुआ? सामने से प्रिया चिल्लाते हुए कहती है, श्री तुझे और जीजू को बिल्कुल भी नहीं पड़ी है यार, मेरी शादी है और तुम दोनों ऐसे घूम रहे हो जैसे लड़की की शादी नहीं है। भाग्य हंसते हुए कहते हैं, अरे क्या हो गया साली साहिबा, क्यों इतने गुस्से में फायर बनी घूम रही हैं? अगर इतना गुस्सा करोगी तो दुल्हन के चेहरे से निखार चला जाएगा और तुम चुड़ैल नजर आओगी, फिर बेचारे दूल्हे का क्या होगा? भाग्य को परेशान करता देख श्री हंस रही थी, पर प्रिया ने खींचते हुए कहा, जीजू आप तो कुछ बोलिए ही मत, यह आप ही की हरकत की वजह से वह इतना सर पर चढ़ा है, वरना उसे तो मैं 1 मिनट में सुधार दूं। पहले ये बताए आप लोग हैं कहाँ पर और कब तक पहुँच रहे हैं? यहाँ पर मुझे मेरा लहंगा नहीं डिसाइड हो पा रहा है अभी तक।
भाग्य हंसते हुए कहता है, बस अगले 5 मिनट में हम लोग घर पर ही होंगे। रास्ते में है श्री को कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, बस इसीलिए उसे मार्केट लेकर आया था। श्री कहती है, तू कुछ फाइनल करके रख, हम आते हैं उसके बाद हेल्प करते हैं। प्रिया की शादी इस समय जयदेव मेंशन से ही हो रही थी। प्रिया अपने पूरे परिवार के साथ जयदेव मेंशन में ही मौजूद थी। ये भाग्य ने ही कहा था कि प्रिया की शादी जयदेव मेंशन से ही होगी। उसने हमेशा प्रिया को अपनी छोटी बहन के रूप में देखा है, और श्री के लिए तो वह उसकी बेस्ट फ्रेंड है। उसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी उसके घर से हो रही है, ये उससे ज़्यादा खुशी की बात थी। भाग्य की गाड़ी जयदेव मेंशन के सामने आकर रुकती है। भाग्य गाड़ी से बाहर निकलता है और जल्दी से श्री की तरफ का दरवाजा खोलते हुए उसे धीरे से बाहर निकलता है। दोनों जब अंदर पहुंचते हैं तो सुभाश्री सोफे पर बैठी पॉपकॉर्न खा रही थी। सुभाश्री अब 7 साल की हो गई है। उम्र भले ही थोड़ी बड़ी हो गई हो, लेकिन चेहरे पर वह मासूमियत और बचपन अभी भी बरकरार था। भाग्य और श्री को देखकर वह जल्दी से सोफे से खड़ी होती है और उनके पास आते हुए कहती है, मम्मी पापा आप लोग आ गए, मेरा छोटा भाई कहाँ है? उसकी नज़र श्री के पेट पर जाती है, जो कि अभी भी वैसा ही था। उसने मुंह बनाते हुए कहा, आप लोग मेरा भाई को लेने गए थे ना? तो वह अभी तक मम्मी की टमी में क्या कर रहा है? वह बाहर क्यों नहीं आया? श्री हंस दी और भाग्य भी हंसने लगा। वह पहले श्री को ले जाकर सोफे पर बैठता है और फिर सुभाश्री को गोद में लेते हुए कहता है, बेटा आपका भाई या बहन जो भी है उसे आने में अभी 3 महीने का वक्त और लगेगा। सुभाश्री मुंह बनाते हुए भाग्य और श्री को देख रही थी, तभी प्रिया कमरे से निकाल कर आती है। उसके हाथ में बहुत सारे ड्रेस थी। वह सारी ड्रेस सोफे पर फेंकते हुए कहती है, इतने बड़े शहर में मेरे लिए ढंग की ड्रेस नहीं मिल रही है। भाग्य की आंखें छोटी हो गई। उसने प्रिया को देखकर कहा, प्रिया जब से तुमने मेरी कंपनी छोड़ी है और अपना बिजनेस शुरू किया है ना, तब से तुम्हारी डिमांड बढ़ती जा रही है। पता नहीं तुम बिजनेस कैसे संभालती हो। तारांकन किसी सोसाइटी के छोटे से फ्लैट के सोफे पर विवेक आराम से बैठा हुआ था। उसके सामने इस समय जूही बैठी हुई थी, जिसका चेहरा नीचे झुका हुआ था, और जूही के बगल में शांति बैठी हुई थी। दोनों के चेहरे पर इस समय मायूसी और निराशा थी। दोनों ही इस समय शर्मिंदा थे। विवेक आराम से सोफे से उठता है और कहता है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। विवेक दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी जूही जल्दी से विवेक के सामने जाती है और उसे कहती है, विवेक क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? प्लीज़ विवेक मुझे माफ़ कर दो। तुमने प्यार किया है मुझसे, हमारी शादी हुई थी, तो तुम ये कैसे कर सकते हो? विवेक ने बिना किसी भाव के कहा, सही कहा तुमने, मैंने तुमसे प्यार किया था, तुमसे शादी की, सबके खिलाफ जाकर तुम्हें अपनाया, तुम्हारा हाथ थामा, और तुमने क्या? विवेक के ऐसा कहने पर जूही की नज़रें नीचे झुक जाती है। विवेक ने कहा, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है। हमारे जो रिश्ता था वो खत्म हो चुका है। मैंने यह मदद सिर्फ इंसानियत के नाते की है, इससे ज़्यादा की उम्मीद मुझे रखना भी मत। दरअसल कुछ समय पहले जूही का एक स्कैंडल वीडियो लीक हुआ था, जिसमें वह एक प्रोड्यूसर के साथ स्कैंडल करते हुए पकड़ी गई थी। जूही का नाम सेक्स रैकेट में भी जोड़ा गया और वह गलत तरीके से लड़कियों को फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलवाती थी। इसमें भी जूही का नाम आया, हालांकि जूही का इसमें कोई नाम नहीं था, बल्कि जो लोग जूही को इंडस्ट्री से बाहर निकलना चाह रहे थे ये सब उनके हाथ था। इस माहौल में जूही को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही थी। उसने ड्रग्स लेना भी शुरू कर दिया था और मीडिया में यह बात लीक हो गई कि जूही ड्रग्स भी लेती है। मामी ने जब जूही की ऐसी हालत देखी तो उससे रहा नहीं गया। उसने मदद के लिए विवेक को सब बता दिया। हालांकि विवेक और जूही का रिश्ता बहुत पहले ही टूट चुका था, लेकिन फिर भी विवेक ने इंसानियत के नाते जूही की मदद की। भले ही वह जूही से नफरत नहीं करता था, लेकिन अब उसके दिल में जूही के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी।
विवेक अच्छी तरह से जानता था जूही में लाख बुराइयां सही, लेकिन वो इस तरीके का गलत काम नहीं कर सकती है। विवेक ने अपने सोर्सेस से और कुछ पैसों की मदद से भी इन सब का भंडाफोड़ फोड़ा। उसने उन सब लोगों को मीडिया के सामने रिवील कर दिया जिसने जूही पर गलत इल्जाम लगाए थे, और सारे सबूत के आधार पर जूही बेगुनाह साबित हुई। लेकिन अब क्योंकि जूही के ऊपर उंगली उठी थी, इसलिए कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर उसे साइन नहीं करना चाह रहा था, और धीरे धीरे जूही का करियर बिल्कुल खत्म हो गया। मामी ने रिहेबिलिटेशन सेंटर से जूही के ड्रग्स की आदत भी छुड़वा दी। हालांकि इसके पैसे भी विवेक ने ही दिए थे, लेकिन अब मामी और जूही के पास ना तो कोई काम था और ना ही रहने के लिए ठिकाना। उन्होंने एक आखिरी मदद के लिए विवेक के सामने और हाथ जोड़ विवेक ने उन्हें एक नॉर्मल सी सोसाइटी में 2 BHK का फ्लैट खरीद कर दे दिया, और साथ में ही उन्होंने एक कंपनी में जूही के लिए जॉब भी फाइनल करवा दी। यह आखिरी बार था जब विवेक जूही से मिलने आया था। जूही ने विवेक को मनाने की बहुत कोशिश की, उसे माफ़ी भी मांगी, अपने गलती का उसे पछतावा भी था, लेकिन शायद अब काफ़ी देर हो चुकी थी। अब विवेक इन सब से काफ़ी आगे निकल चुका था। अब वह इंसानों को पहचानने में भूल नहीं करता था, इसलिए उसने जूही की मदद सिर्फ इंसानियत के नाते की। लेकिन अब वह ना तो जूही के साथ कोई रिश्ता रखना चाहता था और ना ही उससे कभी मिलना चाहता था। विवेक वहां से चला गया था और जूही को इस बात का अंदाजा हो गया था कि अब वो विवेक से कभी नहीं मिल पाएगी। विवेक ने जो उसके लिए किया यह उसके ऊपर आखिरी एहसान था, या यूं कहें कि उन दोनों के टूटे हुए रिश्ते की आखिरी कड़ी थी यह। तारांकन। विनीता अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसके सामने एक शादी का इनविटेशन कार्ड रखा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इस कार्ड के ऊपर प्रिया और राहुल का नाम था। राहुल से अलग होने के बाद विनीता जब भी कहीं जाती थी तो दबी हुई आवाज में उसे अपने लिए यही शब्द सुनाई देते थे कि यह एक छोड़ी हुई औरत है, जरूर इसी ने कुछ किया होगा तभी इसके पति ने इसे छोड़ दिया। अगर इसके पति ने इसे नहीं भी छोड़ होगा तो भी इसी ने कुछ किया होगा, यही अपने पति के साथ नहीं रह पा रही होगी। पहले तो विनीता ने इन सारे तानों को नज़रअंदाज कर दिया, पर एक एक करके ये सारे तने उसके दिमाग में घर करने लगे। जहां उसके साथ की सारी लड़कियां शादी करके बच्चे करके सेटल्ड हो गई थी, तो वहीं पर विनीता एक तलाकशुदा औरतों के रूप में सबके सामने रहती थी। विनीत को अब वह दिन याद आने लगे जब वह राहुल के साथ रहा करती थी। भले ही उसने राहुल से कभी प्यार ना किया हो, लेकिन राहुल ने कभी भी उसे बेइज्जती नहीं की थी। उसने हमेशा विनीता को सबके सामने सर उठाकर चलना सिखाया था। राहुल और विनीता जब भी कहीं बाहर जाते थे तो राहुल हमेशा विनीता को ही फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखता था। विनीता के मन में एक गिल्ट घर कर गया, उसने अपनी जिंदगी में सबसे अजीज चीज को खो दिया था, और उस शादी के कार्ड में उसकी और राहुल की टूटी हुई शादी के अक्स दिखाई दे रहे थे। विनीता अपने दिल के दर्द को एक तरफ बटोर रही थी, तभी उसके कंधे पर उसके पापा हाथ रखकर कहते हैं, तो क्या पहनने वाली हो तुम शादी? विनीता हैरानी से अपने पापा की तरफ देखती है और कहती है, पापा ये कैसा सवाल कर रहे हैं? विनीता के पापा कहते हैं, अरे बेटा इसमें सवाल क्या करना है, राहुल की शादी है, तुम जा रही हो ना उसकी शादी में। विनीता खड़ी होती है और अपने पापा को देखते हुए कहती है, पापा आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं राहुल की शादी में जाऊंगी? राहुल किसी और से शादी कर रहा है और आप चाहते हैं मैं उसकी शादी में जाऊं? विनीता के पापा कहते हैं, क्यों नहीं जा सकते तुम राहुल की शादी में? तुम्हारा और राहुल का रिश्ता तो सालों पहले ही टूट गया है। अब अगर वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है तो तुम्हें खुश होना चाहिए। जब 130 शादी करोगी मुझसे? विनीता के पिता कहते हैं, लेकिन बेटा तुम्हारा राहुल की शादी में नहीं जाने की कोई वजह तो होनी चाहिए ना, और वैसे भी तुम्हारी तो उससे अब कोई रिश्ता भी नहीं है। हम तो वहां पर सिर्फ मेहमानों की तरह जाएंगे। देखो आज की शादी है, जो जल्दी जाकर तैयार हो। मैं नहीं चाहता कि जब हम शादी में पहुंचे तो शादी पूरी हो जाए, और वैसे भी मैंने सुना है कि भाग्य ने
इंटरनेशनल शेफ रखे हैं। उनके हाथ का बना कलाकंद खाने का मजा ही कुछ और है। पापा, आपकी बेटी का घर टूट रहा है और आपके मुंह मीठा करने की पड़ी है। विनीता के पिता ने कहा, बेटा तुम्हारा घर तो बहुत समय पहले ही टूट गया था। तुमने खुद अपने हाथों से अपना घर तोड़ा है। याद है तुम्हें? तुम खुद राहुल को छोड़कर आई हो। अब राहुल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, तो इससे तुम्हें क्या? तुम्हारे दिल में तो अब राहुल के लिए कुछ भी नहीं है। विनीता ने खींचते हुए कहा है। पापा बिल्कुल है, मैं प्यार करती हूँ राहुल से, विनीता के पापा ने कहा। लेकिन बेटा तुमने तो उसे छोड़ दिया और अब अचानक से तुम्हें उससे प्यार कैसे हो गया? विनीता ने अपने आंसू साफ करते हुए, मुझे नहीं पता पापा कि मुझे कब उससे प्यार हुआ, लेकिन अब मुझे उसकी कमी महसूस हो रही है। मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की उसे छोड़कर। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती हूँ। मुझे मेरा राहुल वापस चाहिए पापा, मुझे राहुल के पास जाना है। विनीता के पिता ने गहरी सांस छोड़ी और उन्होंने विनीता की आंसू साफ करते हुए कहा, देखो बेटा, वैसे तो बहुत देर हो चुकी है, आज शादी है, लेकिन फिर भी तुम चाहो तो कोशिश कर सकती हो। अगर तुम्हारे प्यार में सच्चाई है तो कहीं ना कहीं उम्मीद है। विनीता हैरानी से और आंस भरे चेहरे के साथ अपने आपको लगता है पापा पिता को देखकर कहती है कि अगर मैं राहुल से कहूँगी कि मुझे उससे प्यार है तो वह मेरे पास वापस आ जाएगा। विनीता के पिता कहते हैं, कोशिश करने में क्या जाता है। अपने पिता की बातों से विनीता को थोड़ी हिम्मत आई। हाँ, वह राहुल और प्रिया के बारे में जानती थी, उनकी शादी के बारे में भी जानती थी, लेकिन फिर भी क्यों मन के एक कोने में उसको एक आस मिली कि अगर वह एक बार कोशिश करें तो क्या वह अपने टूटे हुए रिश्ते को .फ से बचा सकती है। यही सोचते हुए विनीता ने जल्दी से गाड़ी की चाबी ली और मैं बैठकर वहां से निकल गई। विनीता इतनी जल्दबाजी में निकली कि ना तो उसने अपने कपड़े चेंज किया और ना ही अपने बाल बनिए, यहाँ तक कि वह अपने स्लीपर तक पहनना भूल गई थी। वह नंगे पैर ही अपने घर से निकल गई। विनीता को ऐसा जाता देख विनीता के पिता के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। विनीत बदहवासी की हालत में ड्राइव कर रही थी, क्योंकि कार्ड पर जो मुहूर्त था विनीता उससे काफी देर बाद निकली थी। उसकी गाड़ी जयदेव मैंशन के सामने आकर रुकती है। आज जयदेव मैंशन को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। कुछ लोग और रिश्तेदार गार्डन एरिया में बने मंडप के आसपास बैठे हुए थे। फूल वाले यहाँ से वहाँ अपना काम कर रहे थे। विनीता दौड़ते हुए वहाँ पास में जाती है तो देखी है पूरी शादी संपन्न हो चुकी है। विनीता अपनी पथराएं आंखों से वहाँ देख रही थी, जहाँ पर अग्नि की वेदी जल रही थी और पंडित जी शादी का सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख रहे थे। विनीता अपनी आंसू भरी आंखों से उस तरफ देखे जा रही थी। तभी उसके कानों में प्रिया की आवाज, अरे विनीता जी, आप यहाँ। विनीता ने हैरानी से उस तरफ देखा। एक लाल रंग के जोड़े में प्रिया विनीता के सामने खड़ी थी। प्रिया ने इस समय दुल्हन का श्रृंगार किया हुआ था, लेकिन विनीता की नज़र प्रिया के माथे पर भारी उस सिंदूर पर गई और गले में पहने हुए उस मंगलसूत्र पर। उसे देखकर विनीता का दिल बैठ गया। सच में आज उसने बहुत देर कर दी। विनीता की आंखों से कंटिन्यू आंसू बह रहे थे। आज उसने हमेशा हमेशा के लिए राहुल को खो दिया। उसकी आंखों के सामने वह सारे पल घूम रहे थे जो उसने राहुल के साथ बताए थे। भले ही उन पलों में प्यार नहीं था, लेकिन वो उसके साथ के सबसे खूबसूरत पल थे। प्रिया अपने लहंगों को संभालते हुए धीरे कदमों से विनीता के पास आती है और कहती है, अरे विनीता जी, आप तो लेट हो गई। शादी तो हो गई, पर चलो कोई बात नहीं, आप आई तो सही। आप एक कम कीजिए, खाना खा लीजिए। विनीता ने अपनी रुआसी आवाज में प्रिया को देखते हुए कहा। शादी हो गई। श्री प्रिया के पास आती है और विनीता को देखकर कहती है,
हाँ, शादी तो हो गई। विनीता धीरे कदमों से पीछे होने लगी। वो एक कुएं के पास जाती है और धर से उस कुर्सी पर बैठकर अपने मुंह को छुपाते हुए कहती है, 3 मैंने सब बर्बाद कर दिया। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने राहल को खो दिया। मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। श्री और प्रिया दोनों हैरान हो गए। प्रिया ने विनीता को देखकर कहा, यह क्या कह रही है विनीता जी? आपने तो खुद राहुल को छोड़ा था और आप दोनों का तलाक भी हो चुका है, तो अब आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आपने राहुल को खो दिया? विनीता ने अपने आंसू भरी आंखों से हताश के साथ प्रिया को देखते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे पछतावा है अपनी गलती का। मुझे बस एक बार राहुल से माफ़ी मांग ली थी। मुझे बस एक बार उससे ये कहना था कि मैंने गलती कर दी है। अगर मुझे एक और मौका मिलता तो शायद मैं राहुल से यह कह पाती। अगर तुम्हें मौका मिलता तो तुम मुझसे क्या कहती? इस आवाज़ पर विनीता ने हैरानी से अपने पीछे की तरफ देखा। पीछे भाग्य और राहल दोनों खड़े थे। राहल अपना हाथ बंधे बस विनीता को देख रहा था। वह विनीता के पास आता है और उसे देखते हुए कहता है, क्या कहती? विनीता कुर्सी से खड़े होते हैं और राहल को देखते हुए कहती है, अगर मुझे मौका मिले तो मैं तुमसे कहती कि मैं एक बार फिर तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। एक बार फिर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं एक बार फिर तुम्हारे साथ चलना चाहती। राहुल ने विनीता की आंखों में देखते हुए कहा, इस बात का अंदाजा तुम्हें तक नहीं था। जब तुम मुझे छोड़कर जा रही थी, तुमने सोचा नहीं कि मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी। विनीता ने कसके अपनी आंखें बंद कर ली। आंसुओं की वह धार उसके गालों का सफ़र तय कर रही थी और विनीता ने कहा, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं समझ गई कि रिश्ते तोड़ना बहुत आसान है पर उन्हें निभाना बहुत मुश्किल। अगर जिंदगी हमें किसी रिश्ते को निभाने का मौका देती है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उस रिश्ते के साथ ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पर मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी। मैंने अपने ही हाथों से अपना रिश्ता खराब कर दिया। राहल ने बिना किसी भाव के कहा, अगर जिंदगी तुम्हें एक और मौका दे तो क्या तुम अपनी गलती सुधरोगी? राहुल की इस बात पर विनीता हैरान रह गई। वह अवाक राहुल को देख रही थी। तो राहुल ने कहा, बताओ विनीता, अगर जिंदगी तुम्हें एक और मौका दे मुझसे अपने रिश्ते को सुधारने का, तो क्या तुम सुधरोगी? जिंदगी तुम्हें मौका दे अपनी गलती को एक बार फिर से सही करने का, तो क्या तुम उसे अपनाओगी? विनीता ने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, राहुल, मुझे जिंदगी एक और मौका दे तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को सही करने का, तो मैं जरूर उसे सही करूँगी। राहुल विनीता के एक और कदम आगे आता है और उसकी आंखों में देखते हुए एहसासों के साथ कहता है, शादी करोगी मुझसे? विनीता की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने हैरान नजरों से एक बार राहुल को देखा और फिर नजरें घूमते हुए उसने प्रिया को देखा। प्रिया के चेहरे पर इस समय कोई भाव नहीं थे। उसने विनीता को देखते हुए कहा, विनीता जी बताए, राहुल कुछ पूछ रहे हैं आपसे। विनीता ने राहुल को आंखें फाड़े देखा तो राहुल ने कहा, बताओ विनीता, मुझसे शादी करोगी? लेकिन कुछ भी कहने से पहले ये सोच लेना, मैं अभी भी वैसा हम जैसा पहले था। मुझे अभी भी पसंद नहीं आएगा अगर तुम छोटे कपड़े पहनोगी। मुझे अभी भी पसंद नहीं आएगा अगर तुम रात में ज़्यादा देर तक बाहर रहोगे। मुझे अभी भी पसंद नहीं आएगा जब तुम मेरे सामने किसी और से बात करोगी। मैं आज भी वैसा ही हूँ जैसा कल था। बताओ, मेरी इन सभी बातों के बावजूद क्या तुम एक बार फिर से मेरे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहोगी? लेकिन हाँ, अगर इस बार तुमने हाँ कही तो सोच लेना, इस बार तुम चाहकर भी मुझे नहीं छोड़ पाओगे। विनीता अभी भी अवक सी थी। राहुल उससे क्या पूछ
रहा था, तो फिर वह विनीता से शादी के बारे में कैसे बात कर रहा था। लेकिन फिर भी अपने दिल में उठ रहे हैं एहसासों को समझते हुए विनीता ने धीरे से कहा, हाँ मैं सब जानते हुए भी तुमसे फिर से शादी करने के लिए तैयार हूँ, और मैं तुम्हें फिर छोड़ने भी नहीं चाहती, कभी नहीं छोड़ना चाहती। मैं तुम्हें तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ मरना चाहती हूँ। राहुल ने अपने एक हाथ से विनीता की कलाई थाम ली और उसे लेकर मंडप की तरफ बढ़ गया। विनीता की आंखें हैरानी से बड़ी हो रही थी और उसकी सांसें उफान मार रही थी। विनीत एकटक पहले राहुल को देख रही थी और उसके पीछे बिना पतंग के डोर की तरह चलती जा रही थी, और फिर उसकी नज़र प्रिया पर गई, जो बिना किसी भाव के उन दोनों को देख रही थी। राहुल विनीता को लेकर मंडप पर आया और वहां उसे खड़ा करते हुए कहा, समझ लो विनीता, जिंदगी ने तुम्हें एक और मौका दिया है मुझसे शादी करने का और मुझ से फिर कभी दूर न जाने देने के लिए। विनीत ने हैरानी से राहुल की तरफ देखते हुए कहा, अगर जिंदगी ने मुझे यह मौका दिया है तो मैं इसे खोना नहीं चाहती। ऐसा कहते हुए विनीता जल्दी से मंडप के पास चली जाती है। राहुल भी मंडप पर विनीता के पास चला जाता है। राहुल पंडित जी को देखकर कहता है, पंडित जी शादी शुरू कीजिए। तभी वहां पर प्रिया की आवाज आती है, रुको। प्रिया की आवाज पर विनीता और राहुल दोनों रुक जाते हैं। भाग्य और श्री भी हैरानी से प्रिया को देखते हैं। प्रिया जल्दी से एक तरफ जाती है और एक टेबल पर रख थल में से एक चुन्नी लेते हुए मंडप की तरफ आती है। यह एक दुल्हन की चुन्नी थी। वो उस चुन्नी को विनीता के सर पर रखती है और उसे सही करते हुए कहती है, अब ठीक है, बहुत प्यारी लग रही है आप। विनीता हैरानी से प्रिया को देखकर कहती है, प्रिया ये तुम। लेकिन प्रिया अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, विनीता जी पहले आप शादी कर लीजिए, बाकी बातें बाद में होगी। पंडित जी मंत्र शुरू करते हैं और राहुल विनीता का हाथ पकड़कर मंडप पर बैठ जाता है। उनकी शादी के रस्में चल रही थी। विनीता हैरानी से राहुल को देख रही थी, लेकिन राहुल के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह पंडित जी के बताए हुए रस्मों को कर रहा था। पंडित जी ने मंगलसूत्र आगे करते हुए राहुल को दिया, तो राहुल ने वह मंगलसूत्र उठाकर विनीता के गले में पहना दिया और फिर उसकी मांग भर दी। विनीता हैरानी से राहुल को देख रही थी। हाँ, उसे खुशी हो रही थी कि राहुल की उसकी एक बार फिर से शादी हो रही है। लेकिन इन सब को वह क्या समझे। वह उसके मन में कई सारे सवाल थे, लेकिन वह जवाब किससे मांगे, राहुल से या प्रिया से। 131 हम दोनों का रिश्ता भाग्य से नहीं सौभाग्य से जुड़ा है। फेरों के बाद विनीता और राहुल की शादी की रस्में पूरी हो गई। विनीता राहुल दोनों मंडप से नीचे आते हैं और भाग्य और श्री के पास आकर खड़े हो जाते हैं। भाग्य राहुल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मुबारक हो। श्री भी कहती है, राहुल भैया शादी की बहुत बहुत बधाई। राहुल भी मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू भाभी। प्रिया भी उनके पास आती है और कहती है, मुबारक हो राहुल, अब आपकी 2 शादियां हो चुकी। राहुल मुस्कुराते हुए प्रिया को देखा है, लेकिन विनीता हैरान नजरों से प्रिया को देखते हुए कहती है, प्रिया ये तुम क्या कह रही हो, मतलब तुम्हें मेरी शादी से कोई परेशानी नहीं है। प्रिया ने कहा, है ना परेशानी, आप लोगों ने शादी का खर्चा बचा लिया, लेकिन प्लीज आप रिसेप्शन पार्टी दे देना। कहीं कंजूसों की तरह अकेले अकेले हनीमून पर निकल गए। हम सब यहाँ पर आपकी पार्टी का इंतजार करते रहे। प्रिया की बात पर वहाँ खड़ा हर शख्स हंसने लगा, लेकिन विनीता अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। विनीता कुछ कहने को ही आगे आ रही थी, तभी वहाँ पर अमन वहाँ आ गया और उसने उन सबको देखते हुए कहा, मैंने कुछ मिस किया क्या? राहुल ने कहा, तुमने मेरी शादी मिस कर दी। अमन ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, धत तेरी के, मैंने इतना अच्छा मौका मिस कर दिया, आप दोनों की शादी का। प्रिया अमन के पास आती है
और उसके बाजू में अपने हाथों को फंसाते हुए कहती हैं, विनीता जी इनसे मिलिए, ये है अमन, मेरे हस्बैंड। विनीता हैरान नजरों से प्रिया और अमन को देख रही थी और उसका मुंह खुल गया था। इसका मतलब राहुल ने प्रिया से शादी नहीं की थी बल्कि प्रिया की शादी अमन से हुई है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, यह क्या हो गया, आखिर जहां चल क्या रहा था। राहुल को समझ आ गया था कि वनिता के मन में काफी सवाल है। उसने विनीता के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, क्यों इतना परेशान हो रही हो, आराम से पूछो क्या पूछना है। विनीता हैरान नजरों से सबको देखते हुए कहती, अचानक से यह प्रिया की शादी किसी और के साथ, तुम मतलब यहाँ हो क्या रहा है। राहुल मुझे समझाओ, तुम्हारी और प्रिया की, तो मतलब तुम और प्रिया तो एक साथ थे, फिर अचानक से यह शादी कैसे। प्रिया मुस्कुराते हुए विनीता के पास आती है और कहती है, विनीता जी कई बार आंखों देखा भी गलत होता है और हमने दुनिया को वह दिखाया जो वह देखना चाहती थी। विनीता ने हैरानी से पूछा, मतलब मैं समझी नहीं। राहुल ने कहा, मतलब ये कि मैं और प्रिया कभी साथ थे ही नहीं, मतलब हम एक दोस्त की तरह साथ थे, लेकिन और किसी रिश्ते के नाते हम कभी साथ नहीं थे। विनीता ने हैरानी से राहुल को देखा तो राहुल ने विनीता के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है विनीता, मेरी जिंदगी में, मेरी वजूद में अगर कभी कोई लड़की रही है तो वह सिर्फ तुम रही हो। तुम भले ही कितनी गलत क्यों ना हो, भले ही मुझसे कितना लड़ती क्यों ना हो, लेकिन मैंने कभी भी तुमसे अलग कभी किसी लड़की की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। विनीता ने हैरानी से प्रिया को देखा तो प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और जहां तक बात रही मेरी और राहुल के साथ रहने की, तो ये सिर्फ एक आंखों देखा झूठ है जो कि हमने ही लोगों को बताया था। प्रिया ने आगे कहा, मेरी फैमिली मेरे लिए लड़के ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे पढ़ाई करनी थी, अपना बिजनेस सेटअप करना था, इसके लिए मुझे वक्त चाहिए था, लेकिन मेरी फैमिली वह तो एक पैर पर खड़ी थी मेरी शादी करवाने के लिए। जब मैं राहुल को अपनी सिचुएशन के बारे में बताया तो उसने मेरी हालत को समझा और यह हम दोनों ने एक प्लान किया। हम दुनिया वालों के सामने एक रिलेशनशिप में आए, एक फेक रिलेशनशिप जिसमें हम दुनिया वालों के सामने तो एस कपल थे, लेकिन रियल में हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के दोस्त थे। राहुल ने मेरी स्टडी पूरी होने में और मेरी बिजनेस को सेटअप करने में काफ़ी मदद की, सिर्फ वैसे ही जैसे एक दोस्त करता है। मेरे और राहुल के रिश्ते में दोस्ती के सिवाय और कुछ भी नहीं है। विनीता ने हमी से प्रिया को देखकर कहा, तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि राहुल की 2 शादी हो चुकी है। श्री ने हंसते हुए कहा, अरे विनीता जी, झूठ कहाँ से है, 2 शादियां तो हुई है, पर यह अलग बात है कि दोनों शादी आप ही के साथ हुई है। राहुल ने विनीता से कहा, और दूसरी शादी तो तब होगी ना जब पहली शादी से आज़ाद होगा। विनीता ने हैरानी से राहुल को देखकर पूछा, फ्लश्ड मतलब। राहुल ने कहा, तुमने डाइवोर्स पेपर साइंस करके मेरे पास भेज दिए थे, पर मैंने कभी उन डाइवोर्स पेपर पर साइन ही नहीं किया और ना कभी उन्हें कोर्ट में सबमिट किया, इसलिए हमारी पहली शादी भी अभी तक वैलिड है। विनीता आंखें फाड़े सबको देख रही थी, मतलब ये सब इन सब का प्लान था। विनीता को यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी राहुल का फोन बजता है। राहुल देखा है विनीता के पापा की फोन है। वो फोन उठाता है और स्पीकर पर रखता है। विनीता अपने पापा से कहती है, पापा आपको पता है यहाँ पर क्या हुआ है, आपको पता है राहुल और प्रिया कभी साथ थे ही नहीं। के पापा हंसते हुए कहते हैं, हाँ मुझे सब पता है, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम यहाँ से जिस हालत में निकली हो ना, वहीं से वही राहुल के साथ उसके घर चली जाओ और इसी को विदाई समझ लेना। विनीता हैरानी से अपने पापा से कहती है, पापा आपको सब पता था। विनीता के पिता हंसते हुए कहते हैं, नहीं सब नहीं पता, बल्कि यह सब तो अभी कुछ समय पहले राहुल नहीं बताया है, और मुझे बहुत खुशी है ये जानकर कि राहुल अभी भी तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है।
विनीता खुश होते हुए कहती है, अब मैं आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी और न ही राहुल से आपको कभी शिकायत सुनने को मिलेगी। मैं अब एक बहुत अच्छी पत्नी बनकर दिखाऊंगी। विनीता राहुल को देखते हैं, जो उसे ही बहुत प्यार से देख रहा था। विनीता राहुल के गले लग जाती है और राहुल भी विनीता को अपनी बाहों में भर लेता है। शायद यही वह एहसास था जो राहुल काफी समय से मिस कर रहा था। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे एक साथ खाना खा रहे थे। भाग्य श्री को अपने हाथों से मिला रहा था। बीच बीच में वह सुभाश्री को भी खिला रहा था। राहुल भी विनीता के प्लेट में कुछ कुछ चीज डाल देता, तो विनीता उसे देखकर झूठा मोटा का गुस्सा दिखाते हुए कहती है, एक दिन में क्या मुझे मोटी कर दोगे? राहुल हंसते हुए विनीता की प्लेट में और खाने के डिशेस डाल रहा था। अभी अभी कपल बने अमन और प्रिया भी बहुत प्यार से एक दूसरे को मीठा खिला रहे थे। श्री ने प्रिया और अमन को देखते हुए कहा, तो लव बर्ड्स, अपना ये गुटा गुटा थोड़ा सा हनीमून के लिए भी बचा दो। अमन ने मजाक किया लहजे में कहा, तुम्हें लगता है ये हनीमून का वेट करेगी? ये तो इतनी एक्साइटेड है कि हनीमून तक भी नहीं रुकेगी। अमन की बात पर सब हंसने लगे, लेकिन प्रिया ने गुस्से में अमन के हाथ पर मरते हुए कहा, चुप, एक और शब्द नहीं। पता नहीं क्या सोचकर जीजू ने तुम्हें मेरे लिए पसंद किया था। तो भाग्य श्री के मुंह में पनीर का एक पीस डालते हुए कहता है, मैंने तो यही देखा कि लड़का अच्छा है, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। जहां तक मुझे लगता है कि इस बारे तो मैं गलत नहीं ही हूँ। अमन, तुम्हारा सच में बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, वरना जब प्रिया को शादी के लिए बोला था ना, मुझे ऐसे घूर कर देख रही थी जैसे आंखों से ही खा जाएगी। प्रिया ने भी कहा, हाँ तो ऐसे शादी के लिए कौन पूछता है? प्रिया, शादी कर लो मुझसे। अमन ने कहा, हाँ तो और कैसे पूछते हैं? तो प्रिया ने अपना सर पीटते हुए कहा, अरे थोड़ा रोमांटिक तरीके से पूछते, थोड़ा अंदाज में पूछते, मेरा हाँ कहने का मन करता। अमन ने कहा, वैसे तुमने ना भी नहीं कहा था। इनफैक्ट तुम तो भारी बड़ी थी शादी के लिए। मैंने एक बार कहा प्रिया मुझसे शादी कर लो, तुमने झट से कहा चलो मौसम अच्छा है शादी कर लेते हैं। अमन और प्रिया के छोटे मोटे हंसी मजाक पर सारा परिवार एक साथ हंस रहा था। सब अपनी जिंदगी में खुश थे। सबने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ हासिल कर लिया था। किसी ने आपको उसका प्यार मिल गया था, तो किसी को उसका खोया हुआ प्यार। भाग्य अपने कमरे में बैठा था, उसके हाथ में एक डॉक्यूमेंट था। श्री उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, आपका फैसला बिल्कुल सही है भाग्य। भाग्य श्री को देखकर कहता है, पर अगर कहीं उन्होंने मना कर दिया तो मुझे डर लग रहा है श्री। श्री ने भाग्य को हिम्मत देते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाग्य, आप कोशिश तो कीजिए। अनुराग हाँ में सर आता है और वो डॉक्यूमेंट लेते हुए श्री को एक हाथ से खड़ा करता है। श्री भी अपने पेट के सहारे देते हुए खड़ी होती है। वो दोनों बाहर आते हैं। भाग्य हाल में आते हुए आवाज देता है, यशोदा आंटी, यशोदा आंटी। यशोदा जी जल्दी से अपने कमरे से निकाल कर आती है और भाग्य के पास आते हुए कहा, क्या हुआ भाग्य बेटा, आप इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हैं? भाग्य वह फाइल यशोदा जी की तरफ करते हुए कहता है, साइन कीजिए इस पर। यशोदा जी हैरानी से उस फाइल को देखते हैं और उस लेते हुए कहती है, यह क्या है? श्री कहती है, खोलकर देख लीजिए। यशोदा की फाइल को खोलकर देखी है तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वह भाग्य और श्री की तरफ देखते हुए कहती है, ये कैसा मजाक है? भाग्य यशोदा जी के पास आता है और कहता है, यह कोई मजाक नहीं है, हम सच कह रहे। श्री कहती है, आंटी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम आपसे कोई मजाक करेंगे? क्या आपको खुशी नहीं होगी हमारे परिवार का हिस्सा बनने में? यशोदा जी की आंखें छलक आई। ये डॉक्यूमेंट भाग्य ने बनवाया था, जिसमें ये लिखा था कि भाग्य कानूनी तौर पर यशोदा जी को अपनी मां घोषित करता है। यशोदा जी हैरानी से भाग्य को देख रही थी, तो भाग्य ने कहा, आज तक सिर्फ माता पिता ही किसी अनाथ बच्चों को गोद लिया करते हैं। ये तो मैंने कई बार देखा है।
पर आज 2 अनाथ बच्चों ने एक माँ को गोद लिया है। क्या आप हम दोनों की माँ बनेगी? यशोदा जी हैरानी के साथ साथ खुश भी होती थी। आखिर उन्होंने भी भाग्य और श्री को अपने बच्चों की तरह ही देखा है। जल्दी से हमें सर हिलाती है और पेन उठाकर उसे पेपर पर साइन कर देती है। श्री यशोदा जी के गले लगाती है और उनसे कहती है, परिवार में आपका स्वागत है। यशोदा जी अपने आंसू पूछते हुए श्री को झूठा मोटा का गुस्सा दिखाते हुए कहती है, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन याद रखना मैं बहुत ही खराब सांस बनूंगी। यशोदा जी की इस बात पर भाग्य और श्री दोनों हंस देते हैं। उनकी खुशियों के बीच वह दिन भी आया जब श्री ने भाग्य के बेटे को जन्म दिया। सुभाश्री अपने भाई को देखकर बहुत खुश थी और भाग्य के लिए यह एहसास बिल्कुल नया था। भाग्य सुभाश्री के समय उसे श्री के पास नहीं था, लेकिन अपने बेटे के समय उसने श्री का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। और जब भाग्य ने पहली बार अपने बेटे को अपने गोद में लिया, तो इस एहसास ने उसके दिल को भर दिया कि किस तरीके से एक नई जान इस दुनिया में आती है और कुछ रिश्तों को अपना बना लेती है। भाग्य की जिंदगी में इस रिश्ते के एक एहसास को उसने एक नाम दिया, श्रीयम जयदेव। भाग्य और श्री का बेटा श्रीयम और सुभाश्री की तो जान है श्रीयम। भाग्य ने धीरे से श्री के माथे को चूमते हुए कहा, थैंक यू श्री, मेरे परिवार को पूरा करने के लिए। श्री ने मुस्कुराते हुए भाग्य को देखकर कहा, अब तो आपके पास आपके 2 बच्चे हैं, अब आपको मेरी जरूरत कहाँ होगी। भाग्य ने एक हाथ से अपने बेटे को संभालते हुए और दूसरा हाथ में सुभाश्री और श्री के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक मुझे तुम्हारी जरूरत है। हम दोनों का रिश्ता भाग्य से नहीं सौभाग्य से जुड़ा है। 132 गरीबों से नफरत है। 25 साल बाद मुंबई मरीन ड्राइव हाईवे के बीचों बीच बहुत बड़ा जाम लगा रखा था। पुल के इस पार से गाड़ियां उस पार नहीं जा पा रही थी और उस पार से गाड़ियां इस पार नहीं आ पा रही थी। सबकी नज़र बस उस पुल के ऊपर थी जहां पर एक गाड़ी बहुत बुरी तरह से जल रही थी। सब लोग उस जलती हुई गाड़ी को हैरान नज़रों से देख रहे थे। तभी एक आदमी वहां पर खड़े पुलिस वाले के पास आता है और कहता है, अरे पुलिस वाले भैया, पुल पर कोई हादसा हुआ है क्या? ये किसकी गाड़ी है जो इतनी बुरी तरीके से जल रही है? पुलिस वाला कहता है, अरे नहीं भाई, कोई हादसा नहीं हुआ है, बल्कि जिसकी गाड़ी है उसने खुद ही अपनी गाड़ी को आग लगाई है। वह भी इसीलिए क्योंकि उसकी गाड़ी को एक गरीब इंसान ने छू लिया था। वह आदमी हैरानी से पुलिस वाले को देखता है और कहता है, क्या अपनी गाड़ी को खुद ही आग लगा दी? पुलिस वाला हाँ में सर हिलता है और कहता है, हाँ, और यह भी कोई मामूली गाड़ी नहीं थी, लिमिटेड एडिशन कार थी, अभी अभी मार्केट में आई है। और जो गाड़ी जल रही है ना, ये पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही पीस है। वह आदमी है अपनी हैरान नज़रों से पुलिस वाले को देखता है। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था और वह हैरानी से कहता है, क्या पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही कार है ऐसी, और उसमें से भी एक को इसने जला दिया है? कौन है जिसने ये किया है? पुलिस वाला कहता है, भाग्य जयदेव का नाम सुना है। वह आदमी पहले तो थोड़ा हैरान होता है और फिर कहता है, भाग्य जयदेव, ये वही है ना कार्बन वॉच कंपनी का सीईओ, जिसकी घड़ियां इस समय वर्ल्ड की नंबर 1 पोजीशन पर है? पुलिस वाला हाँ में सर हिलता है और कहता है, हाँ, वही भाग्य जयदेव, उसका बेटा है श्रेयम जयदेव। पुल के बीचों बीच जहां पर वह शानदार गाड़ी इस समय जलकर राख हो रही थी, उसके ठीक सामने एक 25 साल का लड़का अपनी जलती हुई निगाहों से उस गाड़ी को देख रहा था। उसकी वह भूरी आंखें इस समय अंगारों से दहक रही थी। 6 फीट हाइट, मस्कुलर बॉडी और ब्रॉड चेस्ट। बाल थोड़े बड़े थे लेकिन उसकी पर्सनैलिटी को सूट कर रहे थे। शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे जिससे उसका चौड़ा सीना दिख रहा था, जो ये बता सकता था कि जिम में काफ़ी मेहनत की है इस बंदे ने। तभी उसके पास उसी के हम उम्र का एक लड़का आता है और कहता है, श्रेयम, अब क्या इस गाड़ी का अंतिम संस्कार करके यहाँ से जाने का इरादा है? भाई मेरे, ये गाड़ी जल चुकी है, अब छोड़ इसे, चल घर चलते हैं।
लेकिन श्रेयम अपनी जगह से हिला तक नहीं था, बल्कि अपनी उस घूरती हुई निगाहों से वो उस जलती हुई गाड़ी को ही देख रहा था। तभी वहां पर एक भिखारी आता है, जिसकी हालत बहुत बुरी थी। वह श्रेयम को देखकर कहता है, साहब हमें माफ कर दीजिए, हम गरीब आदमी हैं, हमें नहीं मालूम था कि हमारी एक गलती की वजह से आप अपनी पूरी गाड़ी ही जला देंगे। अगर हमें मालूम होता तो हम आपकी गाड़ी के कांच पर कभी अपना हाथ नहीं रखते। श्रेयम ने उस आदमी को गुस्से भरी निगाहों से घूरते हुए देखा और कहा, ये सिर्फ तुम्हारे लिए एक गलती नहीं है, बल्कि ये सबक है उन सभी लोगों के लिए जिनको ये लगता है कि पैसे वालों के आगे हाथ फैलाने से उनकी किस्मत बदल सकती है। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? ये गाड़ी जो इस समय जलकर राख हो रही है, ये गाड़ी मैं अपने माँ पापा को उनकी एनिवर्सरी पर गिफ्ट करने वाला था, लेकिन अब तुम्हारी वजह से मुझे इसे जलना पड़ा क्योंकि तुमने इसमें अपने गंदे हाथ लगा दिए थे। तारांकिन। वह भिखारी अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, साहब मुझसे गलती हो गई। मैं तो यहाँ पर रुकने वाली हर गाड़ी के शीशे पर खटखटा के कुछ खाने को मांगा करता हूँ, पर मुझे क्या पता था कि मेरी यह हरकत आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी और आप अपनी नई चमचमाती हुई गाड़ी को आग लगा देंगे। श्रेयम मुस्कुराते हुए उस भिखारी से कहता है, तुम यहाँ पर हर आने जाने वाली गाड़ी से अपने लिए भीख मांगते हो, बदले में उस गाड़ी वाले को क्या मिलता है? वह भिखारी कहता है, गरीब की दुआ लगती है साहब। श्रेयम के चेहरे पर एक व्यंग्य की मुस्कान आ जाती है और वह भिखारी को देखकर कहता है, अगर तुम्हारी दुआ में इतना ही पावर है तो तुम अपने लिए खुद दुआ क्यों नहीं मांगते हो? वह भिखारी स्पीचलेस हो जाता है और हैरान नजरों से श्रेयम को देखने लगता है। श्रेयम उस भिखारी के ऊपर हंसते हुए कहता है, सच बात तो यह है कि तुम्हारी दुआओं में कोई असर नहीं है। अगर होता तो भगवान सबसे पहले तुम लोगों की ही सुनता, जो कई रातों तक भूखे प्यासे सड़कों पर पड़े रहते हो। सच बताना, तुम जैसे गरीब भिखारी लोगों के लिए हम पैसे वाले ही भगवान होते हैं ना? तुम्हारे लिए भगवान का अस्तित्व सिर्फ हम ही लोग हैं। अगर हम ना हो तो तुम लोग भूखे मर जाओगे, ये जानते हुए भी कि हम अमीरों ने अगर तुम्हें देना बंद कर दिया तो तुम लोग की कोई औकात नहीं, फिर भी अपने आप को भगवान का फरिश्ता बताते हो। वह भिखारी हैरान नजरों से श्रेयम को देखता है और कहता है, आप गलत कह रहे हैं साहब। देने वाले हाथ जरूर किसी अमीर आदमी के होते होंगे, लेकिन जब तक ऊपर वाले की इच्छा नहीं होती है तब तक वह आदमी अपनी जेब से 1 रुपया तक नहीं निकालता है। आप बड़े आदमी हैं, बड़े घर में पैदा हुए हैं, यह आपकी अच्छी किस्मत है। आज आपका दिन अच्छा है, भगवान ना करे कभी आपको ऐसा दिन देखना पड़े जब आपको पैसे पैसे के लिए लोगों का मुंह देखना पड़ेगा। तब आपको समझ में आएगा कि देने वाला इंसान नहीं भगवान होता है। श्रेयम के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है और वह अपने जेब से कुछ नोट्स निकलते हुए उस भिखारी के ऊपर फेंकते हुए कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि श्रेयम जयदेव अपना भाग्य खुद लेकर आया है। वह सोने के चम्मच के साथ पैदा हुआ है और उसकी किस्मत में जयदेव इंडस्ट्री है, और मेरे लिए मेरे भगवान सिर्फ मेरे माँ और पापा है। इसके अलावा ना मैं किसी भगवान में यकीन रखता हूँ और ना ही किसी की परवाह करता हूँ। ऐसा कहते हुए श्रेयम अपने पीछे खड़े लड़के को देखकर कहता है, विकास। गाड़ी आ गई। विकास हाँ में सर हिलता है और कहता है, हाँ यार गाड़ी आ गई है, कब से पुल के नीचे तेरा इंतजार कर रही है, चल चलते हैं यहाँ से। कहाँ तू इस भिखारी के साथ बहस करने में लग गया था? श्रेयम और विकास वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो भिखारी उन्हें जाता हुआ देखता रह जाता है। वो नीचे पड़े उन नोटों को उठाता है और कहता है, मैं ये पैसे रख रहा हूँ साहब, लेकिन मैं इन्हें कभी खर्च नहीं करूँगा, क्योंकि यह पैसे मुझे इस बात का यकीन दिलाएंगे कि इस दुनिया में कोई ऐसा है जो अपने भाग्य पर भरोसा रखता है, भगवान पर नहीं। और मुझे यकीन है एक दिन आप मुझे दोबारा जरूर मिलेंगे, जब आप मुझे ये कहेंगे कि आपको भगवान पर भरोसा है। जयदेव मैंशन। 25 सालों बाद भी इस मैंशन की खूबसूरती वैसी ही थी जैसे पहले रहती थी। यहाँ की चकाचौंध, यहाँ की खूबसूरती आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन आज जयदेव मैंशन को अलग तरीके से सजाया जा रहा था,
क्योंकि आज यहाँ पर 25वीं सालगिरह है भाग्य और श्री की। भाग्य और श्री जिनका रिश्ता उन्होंने खुद नहीं चुना था, बल्कि किस्मत ने उन दोनों को एक दूसरे के लिए चुना था। कितनी परिस्थितियों से लड़कर एक दूसरे का साथ निभाया है भाग्य और श्री ने। कितने उतार चढ़ाव आए हैं उनके जीवन में, मिलना बिछड़ना और न जाने क्या क्या है उनके जीवन में, जिन्होंने उनके रिश्ते को और ज़्यादा गहरा और मजबूत बनाया है। आज अपने इस अनोखे रिश्ते की 25वीं सालगिरह ये दोनों एक साथ मिलकर मना रहे हैं।